हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी क्लासेस की आज की वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन, जिसमें कि 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन की ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन, गैलीलियो, राइट ब्रदर्स या जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर? तो बताइए बच्चों, किसने किया था इसमें? देखते हैं। तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। रॉन्टजन जो हैं वो विलियम कॉनरेड सेंटजन जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की थी और 1901 में, ध्यान दीजिएगा, 1895 में खोज की थी और 1901 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की थी और ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की थी। अगला सवाल है, शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ऑप्शन है लोहा, कोबाल्ट, निकल के मिश्र धातु से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट तथा निकल के मिश्र धातु से, लौह यौगिक से या फिर लौह चुंबकीय पदार्थों से। बताइए बच्चों, किससे बनते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकल के मिश्र धातु से। यहाँ पे जानने वाली बात है, मैग्नेट जो होता है वो लोहे की पदार्थों को, लौह पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जो चुंबक होता है इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। इन दोनों पोल्स पे जो इसकी आकर्षण करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है उसकी, वो मैक्सिमम होती है और बीच में कम होती है। इसके अलावा जब भी हम इस मैग्नेट को किसी धागे से बांध के लटकाएंगे तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में जाके रुक जाएगा। क्लियर है? चलिए, जो मैग्नेट होता है, अच्छा मैग्नेट जो होता है वो हमेशा नरम लोहे से बनता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 210, 206, 300 या फिर 190। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 300। ध्यान दीजिएगा, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 206 और बच्चों में होती है 300। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, मनुष्य में कुल हड्डियाँ 206, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8, सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपिज, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम कहते हैं फीमर। तो ऐसे समझ लीजिए, ये एक क्वेश्चन से आपके कई कई क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या फिर परावर्तन? यहां समझ लेते हैं ये सारी चीजें होती क्या हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन का मतलब होता है कि अगर कोई रे आ रही है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, ये एक रे है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसको हम कहते हैं अपवर्तन। क्लियर है? विवर्तन होता है जब मान लीजिए ऐसे कोई दीवार है और यहां से प्रकाश की किरण आ रही है ये कॉर्नर पे, तो किरण ये सीधे ना जाके थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाती है, थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं विवर्तन। प्रकीर्णन क्या होता है वो समझ लीजिए कि कोई लाइट रे आती है, कोई लाइट रे आती है जब एटमॉस्फेयर में, तो जो धूल के कण होते हैं, ऐसे ये ढेर सारे धूल के कण होते हैं, इनसे ये रे टकराती है और टकरा के कई भाग में फैल जाती है, तो इस फैलने को कहते हैं प्रकीर्णन। तो जो व्हाइट रे होती है ये 7 रंगों से बनी होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। तो जब ये फैलती हैं तो हमको सब तरफ नीला रंग दिखाई देता है, इसीलिए आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और परावर्तन का मतलब होता है कि अगर किसी सरफेस पे कोई लाइट गिरती है और फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इसको कहते हैं हम परावर्तन। क्लियर? अगर आपको प्रकाश के ये सारे गुणों के बारे में पढ़ना है तो इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन। ऑप्शन सी सही होगा और बाकी जो चीज़ें हैं इसको पढ़ लीजिए आप, ये मैंने बता दिया है क्या होता है। अगला सवाल है, डायनोमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? ध्यान दीजिएगा, डायनोमो के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में भी बात की थी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना, या ए एंड बी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। जो डायनेमो है वो पुराने जमाने में जनरेटर की तरह प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अच्छा, डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था 1831 में। मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है तो मोटर करता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो कौन करता है? डायनेमो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनती है? यानी फ्यूज में जो धातु होगी उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, क्वथनांक कम हो, या फिर चालकत्व कम हो। जवाब है गलनांक कम हो। क्यों हो? सबसे पहले ये समझ लीजिए फ्यूज का यूज क्या होता है। मान लीजिए सर्किट है और आपके घर में कई इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, फ्रिज है, एसी है, महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो अगर लाइट ये फ्लक्चुएट करती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो क्या होगा? आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो बीच में एक फ्यूज लगा देते हैं। होता क्या है, जब करंट आती है और हाई करंट हो जाती है, कभी कभी करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ये जो फ्यूज होता है ये गल जाता है। गल जाता है तो करंट सप्लाई रुक जाती है और आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये बच जाते हैं। इसलिए जो फ्यूज का सबसे खास गुण होगा क्या? ये थोड़ा सा भी हीट होने पे गल जाना चाहिए, यानी इसका गलनांक कम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, गलनांक जिस पर कोई वस्तु पिघल जाती है उसको गलनांक कहते हैं। क्वथनांक जिस पर कोई वस्तु, कोई द्रव जो होता है वो पिघल जाता, उबलने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। और फ्यूज क्या होता है? नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं। अगला सवाल, गोबर में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोप्रोफिलस, सॉक्सिकोलस, कार्टिकोल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा होगा बच्चों? देखते हैं। ऑप्शन होगा कोप्रोफिलस। ध्यान दीजिएगा, कोप्रोफिलस जो होता है वो होता है जो गोबर में कवक उगते हैं, और सॉक्सिकोलस होता है जो चट्टानों पे लाइकेन होती है, जो काई उगती है चट्टानों पे, और कार्टिकोल्स होता है जो पेड़ों पे काई उगती है। क्लियर है? और जो अध्ययन होता है, कवक का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। और ये सवाल बहुत बार, ये जो कवक का अध्ययन है, ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? ऑप्शन है अपकेंद्र बल, घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जवाब बच्चों? जवाब होगा अपकेंद्री बल। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक बाहर की तरफ कार्य करता है, सेंटर से दूर कार्य करता है, एक अंदर की तरफ। तो जो ये सेंटर से दूर कार्य करता है इसको कहते हैं अपकेंद्री बल, और जो दूध से क्रीम निकलती है वो इसी बल के कारण, यानी अपकेंद्री बल के कारण ही निकलती है। क्लियर है? चलिए, अपकेंद्री बल वह बल जिससे गतिशील वस्तु केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, और अगर केंद्र की तरफ है तो कौन सा होगा? अभिकेंद्री बल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगला सवाल, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती हैं या कहलाती हैं? सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, आयरिस की कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स, और आयरिस। देखते हैं क्या होगा सही जवाब, बताइए बच्चों। सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और बाहरी रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की हेल्प करती हैं। और ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोर करके पूरे बॉडी में उसका संचरण करती हैं। ठीक है, रक्त कोशिकाएं बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं, और लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अवयवों में पहुंचाती हैं। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह सवाल भी हम लोगों ने कल देखा है।
देखिए यही होता है, एक ही सवाल कई फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, या फिर नन ऑफ द एबव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखते हैं, इसका सही जवाब होगा एसी वोल्टेज का उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। उपचयन अपचयन मतलब वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो ये काम है एसी को डीसी में या डीसी को एसी में चेंज करने के लिए, ये काम करता है रेक्टिफायर, ठीक है ना। अच्छा, फार्मर एक ऐसी मशीन होती है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है। इसके अलावा विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और रेक्टिफायर क्या करता है, वो डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। अगला सवाल है, क्वार्ट्ज घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किससे बनते हैं? है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, मैग्नेटाइट या नन ऑफ द एबव। अब क्या होगा, सही जवाब है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर है। जो क्वार्ट्ज है ये एक खनिज है जो साधारणतया रंगहीन, पारदर्शी और कठोर होता है। यह रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। अगला सवाल है, निम्न में से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? इसको तो आप लोगों ने पिक्चर में बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा। ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑडियोमीटर या एनमोमीटर। ध्यान दीजिएगा, एनमोमीटर की बात हमने कल की थी। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सही होगा पॉलीग्राफ, ठीक है। अच्छा, पॉलीग्राफ क्या करता है बच्चों? पॉलीग्राफ जो होता है वो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग के सिग्नल को नोट करता है। जब भी किसी से कोई सवाल पूछा जाता है तो इसमें जो चेंजेस होते हैं उसके आधार पर पता चल जाता है वो आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसकी खोज जो है जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में की थी। क्लियर है। इसके अलावा जो सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंप के झटके की तीव्रता नापता है। ऑडियोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता नापता है। एनीमोमीटर वायु की गति नापता है। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है? ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक, वायु प्रदूषण को कम करने की तकनीक, जल प्रदूषण को कम करने की तकनीक, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या सही होगा यहाँ पे? यहाँ होगा ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक। ये क्या है? देखिए, घने आबादी वाली जगहों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के या प्राकृतिक माध्यमों से ध्वनि प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाती है। तो उन्हीं क्षेत्रों को कहते हैं ग्रीन मफलर। यहाँ पे देखिए, अगला सवाल है, सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन है एमिग्डालिन, लोहा, मैग्नीज या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों कौन सा सही होगा? तो सही ऑप्शन है यहाँ पे एमिग्डालिन, ऑप्शन ए एमिग्डालिन। और एमिग्डालिन जो होता है ना बच्चों, इसमें साइनाइड और शुगर होता है। एमिग्डालिन में क्या होता है? शुगर होता है और साइनाइड होता है। तो जब ये बॉडी में जाते हैं, हमारे पाचन तंत्र में जाते हैं, तो जो साइनाइड और शुगर ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन साइनाइड बना देते हैं। और ये हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है, जैसे कम अगर आप बीज खाते हो, गलती से एक दो बीज चल गए तो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा बीज खा लिए तो ये उसकी जान भी ले लेगा, यानी इससे उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। और सवाल, मैड काउ डिजीज का कारण क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रियन या फिर नन ऑफ द एबव। यहाँ बता दें बच्चों, प्रियन भी एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि बीमारियों को कैरी करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा देखते हैं। यहाँ पे सही जवाब है प्रियन। प्रियन क्या करता है? ये एक सूक्ष्म जीव होता है जो जानवरों के दिमाग में चला जाता है, जिससे दिमाग में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और दिमाग जो होता है जानवरों का वो स्पंज की तरफ फूल जाता है और जानवर पागल हो जाते हैं। इसको क्रूट सेल्फ जैकब रोग भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।